आज दूसरी बात यह है कि आरएसएस पूरी तौर से स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा। उसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। जो मुख्य आंदोलन थे आज़ादी के 1920 का, 1930 का, दांडी मार्च का, क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये सब आंदोलनों से वो दूर रहे और उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की। तो अभी उनको एक आइकन चाहिए जिसके नाम पे वो कह सकें कि हम भी वही थे, हम भी शरीक थे, हम भी आज़ादी के लिए लड़े। तो उसमें सावरकर का एक स्थान ऐसा है कि सावरकर का जीवन दो भागों में देखना चाहिए। पहले भाग में वो क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश विरोधी थे, और सावरकर के जीवन का एक और पहलू बड़ा मज़ेदार है कि वो जो वीर शब्द उनके सामने लगाया जाता है वो किसने दिया। अब महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सावरकर को वीर किसने कहा? सावरकर को वीर खुद सावरकर ने कहा। उन्होंने चित्रगुप्त के नाम से एक किताब लिखी सावरकर पे, और उसमें उन्होंने सावरकर को संबोधित किया कि वो वीर सावरकर थे। तो ये उनकी एक चालाकी का भाग था कि खुद वो कभी हथियार को हाथ नहीं लगाते थे, दूसरों के माध्यम से काम करवाते थे। आधा सच तो है और आधे सच को ही लेकर वो बाकी बात को छुपाना चाहते हैं। ये वही सावरकर थे जो अंग्रेज़ों की पूरी सेवा कर रहे थे, जो एक तरफ जिन्ना मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और इनके हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर ये खुद काम कर रहे थे, और इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति ऊपर है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश में घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करते हैं, ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। जो कुछ आपसे छुपाया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन भी किसी तरह से आप तक पहुंच सके। आपने देखा कि पिछले तकरीबन एक साल में दो ऐसी फिल्में आ चुकी जिसमें एक तो कश्मीर फाइल्स और दूसरे द केरला स्टोरी। ये फिल्में पूरी तरह से प्रोपेगेंडे के लिए और हिंदुत्व की मदद करने के लिए और मुसलमानों को एक तरह से डार्क शेड के साथ दिखाने के लिए पेश की गई। और जिस तरह से द केरला स्टोरी की हवा निकली है, एक बड़े जाने माने यूट्यूबर ने जो एक वो बनाया है प्रोग्राम, जिसमें ये बताया कि ये 32,000 लड़कियों से की बात बताई गई और 3 लड़कियों की बात निकली जिसमें वो भी अलग अलग ब्रेकअप आया। तो वो हवा निकली और मेरा मतलब है ध्रुव राठी की एक केरला स्टोरी की एक वीडियो है जिसे आपको देखना चाहिए। देश की 1% जनता ने उसे देख लिया है, यानी 15 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मैं इसमें कोई कंजूसी नहीं करता, किसी और यूट्यूबर का भी अगर जिक्र इस पर हो जाए तो उससे हवा निकली। अब बिल्कुल उसमें नई एक चीज और आने वाली है, जो आरएसएस वाले वीर सावरकर नाम लेते हैं और जो और तारीख को गहराई से जानते हैं उनके बारे में कहा जाता है माफी वीर सावरकर, यानी वो माफिया मांगते रहे अंग्रेजों से और अब ये मौजूदा सरकार उन्हें स्वतंत्रता संग्रामी बताने की कोशिश कर रही है। उनकी शख्सियत पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका टीजर आ चुका है। उसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। अभी फिल्म आनी बाकी है। वक्त से पहले हम आपको आगाह करने के लिए मिलवा रहे हैं राम पुनियानी जी से, जिन्होंने इस सिलसिले में एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है और अपनी राय बेबाक अंदाज में रखी है। राम पुनियानी जी का बैकग्राउंड मेडिकल है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, आरएसएस और मुसलमानों के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी, इस किस्म के इश्यूज पर उन्होंने काफी काम किया है, काफी कुछ लिखा है। जाना माना चेहरा है, आपने उनको कई बार देखा होगा। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने आप ये बताइए कि ये सावरकर पर फिल्म लाने की इस वक्त क्या वजह है? ये एक तरह से सावरकर की मार्केटिंग इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? एग्रेसिव मार्केटिंग, अगर मैं नए इस्तेलाह में, नई टर्मिनोलॉजी में कहूं, तो सावरकर की इतनी एग्रेसिव
मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्या चाहता है हिंदुत्व? इनको किस तरह से और इस्तेमाल करना चाहता है? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, इन दो फिल्मों ने हिंदुत्व की राजनीति को बहुत मजबूत किया है। और जहां तक सावरकर का सवाल है, आरएसएस सावरकर के हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर ही शुरू हुआ। ये बात स्पष्ट है कि सावरकर आरएसएस का भाग नहीं थे, पर वो आरएसएस की कई मीटिंग्स में जाकर अपना उद्बोधन देते थे, हिंदू राष्ट्र की कल्पना बताते थे। और सावरकर का जो रास्ता था वो राजनीतिक था। आरएसएस ने जो रास्ता चुना वो अपने आप को सांस्कृतिक कहता है। तो राजनीति से ऊपर होकर राजनीति, सांस्कृतिक, साहित्य और ये सब क्षेत्रों में काम करके अपनी पकड़ को मजबूत करता है, और राजनीति उसका एक भाग है। तो आज दूसरी बात यह है कि आरएसएस पूरी तौर से स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा। उसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया। जो मुख्य आंदोलन थे आजादी के 1920 का, 1930 का, दांडी मार्च का, क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये सब आंदोलनों से वो दूर रहे और उन्होंने अंग्रेजों की मदद भी की। तो अभी उनको एक आइकन चाहिए जिसके नाम पे वो कह सकें कि हम भी भाई थे, हम भी शरीक थे, हम भी आजादी के लिए लड़े। तो उसमें सावरकर का एक स्थान ऐसा है कि सावरकर का जीवन दो भागों में देखना चाहिए। पहले भाग में वो क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश विरोधी थे और हिंसा के रास्ते में विश्वास रखते थे। वो लंदन में जब रहते थे तो वहां उन्होंने वाइली की हत्या करवाने की कोशिश की, मदन लाल धिंगरा के माध्यम से। फिर कुछ हथियार भेजे अपने भाई बाबा राव सावरकर को, जो रत्नागिरी में थे। इन दो कारणों से उनको अंडमान की जेल हुई। तो ये उनके जीवन का पहला भाग है जहां वो ब्रिटिश विरोधी थे और उनके राष्ट्रवाद में हिंदू राष्ट्रवाद का इतना अंश नहीं था। वो मोटे तौर से राष्ट्रवादी थे, भले ही वो थोड़ा बहुत उनमें मुस्लिम द्वेष भी छुपा हुआ था। तो ये था। तो पर कम से कम वो आजादी के आंदोलन का जो पहला भाग है, उनके जीवन के पहले भाग में वो ब्रिटिश विरोधी थे। तो आरएसएस और हिंदू राष्ट्रवादी उस भाग को लेकर आगे केवल ये बताते हैं कि वो कितने महान स्वतंत्रता वीर संग्राम सेनानी थे वगैरह। तो आरएसएस को वैसे भी आजादी के आंदोलन के दौरान आइकन्स की जरूरत है। आइकन्स के लिए उन्होंने पहले सरदार पटेल को चुना। सरदार पटेल तो खुद वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा आरएसएस ने नफरत फैलाई, जिसके कारण हमारे राष्ट्रपिता को हमको खोना पड़ा, और उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया। सरदार पटेल जो आजीवन महात्मा गांधी के अपने आप को चेला मानते थे, उनकी हत्या आरएसएस के प्रचारक ने की। फिर भी अब उनके पास कोई आइकन्स है ही नहीं, तो सरदार पटेल की कोशिश की। और सावरकर का तो उनका स्टॉक एंड ट्रेड है कि सावरकर, क्योंकि पहले भाग में अंडमान जेल उनको हुई, 50 साल की जेल हुई, 50 साल की जेल का वो भाग लेकर वो उसके पीछे छुपना चाहते हैं। और इसका एक लंबा इतिहास है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने एनडीए के लीड में, भाजपा उसका मुख्य भाग था, तो उन्होंने अंडमान में प्लाक लगवाया और वो सेल्यूलर जेल को सावरकर के सेल का भी उन्होंने सम्मान किया। तो वहां से एक प्रक्रिया चालू हुई। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की कोशिश की। और उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर के.आर. नारायणन, वो तो काफी मेरे ख्याल से हमारे प्रेसिडेंट्स में सबसे समझदार प्रेसिडेंट्स में से वो थे। तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि शायद वो सावरकर के जीवन के दोनों भागों को जानते थे। और सावरकर के जीवन का एक और पहलू बड़ा मजेदार है कि वो जो वीर शब्द उनके सामने लगाया जाता है, वो किसने दिया? अब महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सावरकर को वीर किसने कहा? सावरकर को वीर खुद सावरकर ने कहा। उन्होंने चित्रगुप्त के नाम से एक किताब लिखी सावरकर पे, और उसमें उन्होंने सावरकर को संबोधित किया कि वो वीर सावरकर थे। तो ये उनकी एक चालाकी का भाग था कि खुद वो कभी हथियार को हाथ नहीं लगाते थे, दूसरों के माध्यम से काम करवाते थे। जैसे इंग्लैंड में मदन लाल धिंगरा के माध्यम से करवाया। गांधी हत्या में जो जीवनलाल कपूर रिपोर्ट कहती है कि गांधी हत्या में उनका बड़ा हाथ था, पर वो
मुख्य योजना में वो थे, पर हथियार के लिए नाथूराम गोडसे था। तो खैर वो एक बड़े बड़े विचित्र प्रकार के थे, पर उनकी एक चीज को पकड़ के आरएसएस एक नया आइकन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वो है उनके जीवन का पहला भाग, उनको 50 साल की अंडमान में जेल, उसके आधार पर वो इस बात को लेके चल रहे हैं। और दूसरा भाग आपने जो फिल्मों का कहा, तो अब फिल्मों में जैसे केरला स्टोरी की आपने बात की, ध्रुव राठी का बहुत अच्छा वीडियो है, एक मेरा भी वीडियो है, उस पर मैंने भी कुछ बातें रखने की कोशिश की। कश्मीर फाइल्स पे भी मेरा एक वीडियो है, और मैंने बताया कैसे झूठ के आधार पे ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और केरला स्टोरी में एक और बात है, केरला स्टोरी में तो ये केरला को ही बदनाम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि केरला में इनकी जड़ें जम नहीं पा रही, भाजपा को सीट मिल नहीं पा रही, आरएसएस की शाखाएं बहुत हैं, फिर भी राजनीतिक सफलता मिल नहीं पा रही। तो केरला जो भारत का आज पहला राज्य है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर्थिक उन्नति में, सामाजिक तौर पे उसको बदनाम करने के लिए केरला स्टोरी में भाई ये आईएएस का गढ़ है, लव जिहाद का गढ़ है, उस प्रकार के उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी कड़ी में हम आते हैं, ये जो 73 सेकंड का टीजर जारी हुआ है सावरकर पे, ये 73 सेकंड के टीजर मैंने 3 बार देखा, और मेरे को इसका एक एक वाक्य गलत लगा। पहली बात, वो कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पे न अड़े होते तो हमको 35 साल पहले आजादी मिल गई होती। 1947 को आजादी मिली। अब कंगना रनावत का छोड़ दीजिए, वो तो कहती है 2014 में आजादी मिली। अगर हम 1947 की बात भी लें तो 35 साल पहले यानी 1912 हो गया। 1912 में सावरकर अंडमान जेल में थे, लोकमान्य तिलक मंडाले की जेल में थे, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। आजादी का आंदोलन कहाँ था? कांग्रेस आंदोलन के लिए कोशिश कर रहा था, पर 1920 के पहले वो जन आंदोलन के रूप में नहीं हुआ। और दूसरा ये कहते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे ना अड़े होते, तो अब अहिंसा का रास्ता देखिए, 1920 का आंदोलन, 1930 का आंदोलन, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, सबका आधार अहिंसा था। और काजमी भाई, इसका अध्ययन करते हुए मुझे ये भी पता चला कि हमारे जो महान क्रांति भगत सिंह और उनके साथी थे, शुरू में तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, पर बाद में उन्होंने लिखा कि अहिंसक जन आंदोलन के माध्यम से ही हमको आजादी मिल सकती है। तो कहाँ रहे भाई इनका भगत सिंह की तारीफ और अहिंसा का मामला? तो पहला वाक्य उनका गलत। अब दूसरा, आगे वो जो झूठ बोलते हैं कि ये इतना महान क्रांतिकारी था कि अंग्रेज उससे डरते थे। अरे अंग्रेज उसके क्यों डरते थे? इसने तो 6 बार माफीनामा लिख के दिया, भाई मैं आपका सेवक हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आपका मैं पूरा पूरा साथ दूंगा। और ये वो सावरकर थे जिन्होंने 1942 में अंग्रेज सरकार की मदद करने के लिए, उनकी फौज को मजबूत करने के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर्स चलवाए। ये वो सावरकर थे जिनको आजन्म 60 रुपए की पेंशन अंग्रेज सरकार देती थी। ये वो सावरकर थे जिन्होंने अपने पत्रों में लिखा अंग्रेज सरकार को कि मैं तो आपका आज्ञाकारी नौकर हूं और आपसे पूरी पूरी मदद देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे जो काम कहें मैं वो काम करूंगा। अब ये काय की क्रांति हो गई और काय का क्रांतिकारी हो गया। पहला भाग था, पहले भाग को मैं अलग मानता हूँ, उसमें उनकी मैं तारीफ करूंगा। दूसरे भाग में उनका जो पूरा अंग्रेजों से साथ वो उसमें दिखता है। और फिर तीसरी बात कहते हैं, ये वो व्यक्ति था जिसकी प्रेरणा से खुदीराम बोस, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने प्रेरणा ली। अब क्या झूठ बोलने की भी हद होती है काजमी भाई, कि आज तो झूठ बोलने में कोई सीमा ही नहीं है। अब खुदीराम बोस 18 साल की उम्र पर शहीद हुए 2008 में, और इसके 1 साल बाद सावरकर की वो किताब आई 1857 पर, जिसकी प्रेरणा कई लोगों ने ली, इस बात को मैं मानता हूँ। पर खुदीराम बोस तो उससे पहले ही अपने आप को शहीद कर चुके थे। तो सावरकर उस समय इंग्लैंड में थे 2006 से 2011 तक, बाद में अंडमान में गए, तो उनसे प्रेरणा लेने का कहाँ सवाल होता है। नंबर 2, शहीद आजम भगत सिंह की बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह की जो जेल डायरी है उस पर बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है काजी भाई, इस बात को याद रखिए। एक एक उनका डॉक्यूमेंट मौजूद है। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी डायरी में बहुत सारी किताबों का उल्लेख किया है, क्योंकि काजमी भाई आपको मैं कहूँगा, वो लड़का 23 साल 8 महीने का लड़का इतना पढ़ाकू था, किताबों से उसको इतनी मोहब्बत थी कि उसको दूसरी मोहब्बत करने का ध्यान ही नहीं रहा। किताबों में उलझा रहता था।
उसने 450 किताबों 400-500 किताबों का उल्लेख अपनी डायरी में किया। और उसमें 2 जगह उसने सावरकर की किताब, एक तो ये 1857 की किताब, और उनकी एक दूसरी किताब है हिंदू पदपादशाही, 100 पेज, एक डायरी के 104 पेज पर हिंदू पदपादशाही का एक कोट उन्होंने लिया। इसके अलावा सावरकर से उन्होंने प्रेरणा ली होगी, इसका कोई सबूत नहीं है। तो भगत सिंह की प्रेरणा कौन थी? भगत सिंह की प्रेरणा थी करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा जो गदर पार्टी से थे, जो कनाडा में जाके उनका जो एक बड़ा चरित्र है। और भगत सिंह करतार सिंह सराभा का फोटो अपनी जेब में रखते थे। और भगत सिंह की दूसरी प्रेरणा थी व्लादिमीर इल्यीच लेनिन, रशिया की क्रांति का नेतृत्व करने वाले। और उनकी किताबें, रशिया लेनिन की किताबों का उल्लेख वो जगह जगह करते हैं। क्रांति क्या होती है, जन आंदोलन क्या होता है, मजदूरों के अधिकार क्या होते हैं, जगह जगह भगत सिंह उनके लेते हैं। तो जब भगत सिंह की प्रेरणा वामपंथी क्रांतिकारियों से हुई थी। भगत सिंह दक्षिणपंथी क्रांतिकारी थे। ये एक और बात ज्यादा लोग ख्याल नहीं करते कि जो सावरकर थे, सावरकर भगत सिंह वामपंथी विचारों से आए थे, और भगत सिंह सावरकर दक्षिणपंथी विचारों के मैजिनी से प्रभावित थे। और आपको ये बात बता दूं, मैजिनी की विचारधारा के आधार पे यूरोप में फाशीवाद का जन्म हुआ। ये 2 विरोधाभासी देखिए। और बोल रही है कि भगत सिंह ने सावरकर से प्रेरणा ली। अब तीसरा सुभाष चंद्र बोस का देखिए। सुभाष चंद्र बोस का मैं आपको बताऊं काजी भाई कि जितना महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, महात्मा गांधी के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने, ये बात सही है कि 1940 में वो सावरकर से मिले। शुरू में सुभाष चंद्र बोस को ये सब पता नहीं था कि ये तो भाई माफी मांग के आए हुए भाई साहब बाहर। तो उनको लगा कि भाई ये क्रांतिकारी हैं, आएंगे कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को ज्वाइन करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा। ये उनका इल्यूजन था, ये उनकी एक गलतफहमी थी। सावरकर को जाके मिले और सावरकर को उन्होंने कहा, क्यों आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, क्यों आप मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हो? मैं आपकी बात कैसे मानूं कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं? ये मुसलमानों में इतने लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी जान दी है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हैं। और फिर निराश होकर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिन्ना और सावरकर की राजनीति एक ही जैसी है, जो हिंदू मुसलमान को बांटती है, जो भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और फिर ये कहना कि सुभाष चंद्र बोस की ने सावरकर की सलाह पे जाके आजाद हिंद फौज बनाई, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सावरकर उस समय अंग्रेजों की मदद कर रहे थे कि आप लड़िए, और अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहा था? सुभाष चंद्र बोस की फौज। और सुभाष चंद्र बोस की फौज में सभी बटालियन थी। नेहरू बटालियन थी, गांधी बटालियन थी, आजाद बटालियन थी, बोस बटालियन थी, पर सावरकर बटालियन के नाम पे कुछ नहीं था। अब ये झूठ बोलने का सिलसिला चालू हुआ है, तो ये टीजर में तो इतना है, तो फिल्म में इसका कितना बड़ा गोडाउन होगा ये हम जानते। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि मैं कम से कम जहां तक आवाज पहुंचती है लोगों को आगाह कर दूं। ये फिल्में वास्तव में हमारे इतिहास को नहीं बताती, इतिहास को भ्रमित करते हैं। और फिर कहते हैं सावरकर की आवाज को छुपाया गया। कहाँ छुपाया गया? सावरकर की संकलित रचनाओं के 10 खंड आ चुके हैं। सावरकर के ऊपर बायोग्राफी आई है धनंजय कीर की, और अभी तो पिछले 5 सालों में एक लाइन लग गई है उनके ऊपर तारीफ करने वाली किताबों की। किसने दबाया है उनकी आवाज? जो भारतीय जनता पार्टी को आजादी के आंदोलन के दौरान आइकन्स की जरूरत है, तो जैसे ही वाजपेयी जी सत्ता पे आए 1998 में, तो उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में इनके ऊपर प्लाक लगवाई और पार्लियामेंट में उनका पोर्ट्रेट लगवाया और उनको भारत रत्न देने की कोशिश की, जो डॉक्टर के.आर. नारायण ने टर्न डाउन कर दी। अभी 2014 के बाद से, जब से अब नई सरकार आई है, पूरी मेजॉरिटी से बीजेपी है, एनडीए में पूरी भारतीय जनता पार्टी की चलती है। बाकी पार्टियां तो भाई अवसरवादी हैं, पावर के लिए उनके पीछे पिछलग्गू के रूप में चल रही है। मुख्य रूप से तो भाजपा सरकार है। तो तब से उन्होंने सावरकर का गौरवीकरण चालू किया है। हर साल सावरकर का कार्यक्रम किया जाता है और अपने प्रधानमंत्री जी जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, बड़े बड़े उद्गार करते हैं कि इन्होंने हमारे आजादी का रास्ता प्रशस्त किया वगैरह वगैरह। अब वही है, आधा सच तो है और आधे सच को ही लेकर वो बाकी बात को छुपाना चाहते हैं।
कि ये वही सावरकर थे जो अंग्रेजों की पूरी पूरी सेवा कर रहे थे, जो एक तरफ जिन्ना मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और इनके हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर ये खुद काम कर रहे थे, और इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति ऊपर आई। अच्छा अच्छा, आपने जिस तरह से इस टीजर में झूठ गिनवाए बाकायदा, जो बिल्कुल फैक्ट से बिल्कुल अलग हैं। अभी पिछले दिनों जब कर्नाटक इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त ये द केरला स्टोरी लाई गई थी और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद भी बोला था। यानी ये एक अजीब बात है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी फिल्म की पब्लिसिटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये हुआ, लेकिन उसका असर नहीं लिया कर्नाटक के लोगों ने। ये भी एक सच्चाई है और जिसकी वजह से बीजेपी में घबराहट है। तो अब ये सावरकर की जो फिल्म लाई जा रही है झूठ की बुनियाद पर, जो आपने झूठ गिनवाए हैं। अच्छा, झूठ के बारे में मुझे याद आ गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत कबीर को और गुरु गोविंद को और 3 बड़े बड़े सैकड़ों साल के फर्क वाले लोगों को एक साथ बिठा सकते हैं, तो फिर यहाँ जो आपने साल गिनवाए इसकी क्या अहमियत रह जाती है? तो ये जब अगर झूठ का बाजार चली जाए तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, चूंकि नौजवानों को पढ़ाई से दूर किया जा रहा है और उनको व्हाट्सएप पढ़वाया जा रहा है, तो इस दौर में अगर कोई सवाल करता है किसी भी बात का, सवाल आज का करें, जवाब आएगा नेहरू जी के जमाने में ये हुआ, उन्होंने ये करा दिया। तो ये जब आर्ग्यूमेंट का बेस ही इतना कमजोर हो जाए कि सैकड़ों साल के फर्क को भी एक साथ मिला लिया जाए, ऐसे में अब आपको क्या लगता है सावरकर वाली फिल्म से बीजेपी को क्या हासिल हो पाएगा, क्या लगता है? देखिए, ये फिल्में प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम होती है। और हमने 2 फिल्मों की बात की, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, पर ऐसी कई फिल्में लोगों ने बनाने की कोशिश की हैं जो असफल भी हुई हैं। जैसे एक पद्मावत थी शायद, फिर वो पृथ्वीराज कपूर पे अक्षय कुमार की फिल्म थी, उनको खैर उतनी सफलता नहीं मिली, पर वो फिल्मों का भी उद्देश्य मुसलमानों को एक प्रकार से टारगेट करना था। अब ये सावरकर की अगर फिल्म आई तो ये उनके एजेंडा में और इजाफा करेगी, मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ावा देगी, और जो हिंदू राष्ट्रवाद की संकीर्ण कल्पना है, नैरो नेशनलिज्म की कल्पना है, उसको मजबूत करने में इनकी राजनीति का सहारा लेगी। झूठ सच से तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी राजनीति को मजबूत करना है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म उनके प्रोपेगेंडा में एक बहुत बड़ा हथियार होगा, और उसमें वो फिर एक तरफ सुभाष चंद्र बोस से भी अपनी नजदीकी बताएंगे, भगत सिंह भी अपनी नजदीकी बताएंगे, खुदीराम बोस से भी अपनी नजदीकी बताएंगे, और सावरकर तो है ही भाई। तो उसके आगे फिर ये सब चीजें, क्योंकि आजकल खेल तो प्रतीकों का है, मूल्यों का खेल तो है नहीं। जहां तक मूल्यों का सवाल है, भगत सिंह ने अंत में कहा कि अपने पिता किशन सिंह को उन्होंने पत्र में कहा कि आप आगे के संघर्ष में जनरल यानी महात्मा गांधी का साथ दीजिए, और फिर उनके पिता किशन सिंह कांग्रेस की टिकट पर जीत के आए। सुभाष चंद्र बोस, उनके गांधी से मतभेद केवल थे एक ही बात पर कि आजादी यहाँ के आंदोलन से होगी या बाहर से हथियारों से होगी, पर उसके बावजूद नेताजी बोस का जो आदर था महात्मा गांधी के लिए, वो हमेशा हमेशा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते थे। और 1945 की एक मजेदार मीटिंग में बताता हूँ, वर्धा में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की मीटिंग होती है, और उसमें महात्मा गांधी बड़े प्यार से उनको बोलते हैं कि तुम तो देशभक्तों में राजकुमार हो, प्रिंस अमंग्स पैट्रियट्स, ये महात्मा गांधी उनको कहते हैं, ये जानते हुए कि भी उनका रास्ता उनसे अलग है। और सुभाष चंद्र बोस भी नम्रता से उनको पूरा आदर से कहते हैं, और गांधी अंत में कहते हैं कि मैं मानता हूं तुम्हारा रास्ता गलत है, पर फिर भी अगर तुम्हारे रास्ते से देश को आजादी मिली तो तुमको बधाई का संदेश देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। देखिए इन लोगों की महानता कि हमारे देश के लिए अगर तुम्हारे रास्ते से मिलती है, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम तो मेरे पुत्र के जैसे हो, मेरे ये हो, तुम मुझे राष्ट्रपिता कहते हो। ये सब चीजें, जो महान चीजें हमारे देश में हुई है, उसको सामने लाने की जरूरत है। ये फिल्मों का जवाब तो यही है कि भाई हम उससे बेहतर फिल्म बनाएं, बेहतर तरीके से सच्चाई को, प्यार को, देश राष्ट्रभक्ति को, पूरे हमारे जो देश का चरित्र है, अलग अलग धर्मों के आदर का जो चरित्र है, उसको लोगों तक ले जाने की कोशिश करें। अच्छा, आपने महसूस किया होगा जब कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा था, जब सर्वे सामने आया था जिसमें बीजेपी की हार बताई जा रही थी,
तो उस वक्त से कुछ ऐसी तब्दीली महसूस हो रही थी गोदी मीडिया में कि अब शायद वो करवट बदलने वाली रास्ते पर आ रही है। अब 2024 का नतीजा क्या होगा? अब तक का तो सब कुछ शायद बीजेपी वाले भी ये मान चुके हैं कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में जाहिर है ये गोदी मीडिया भी बदलेगा। जैसे कर्नाटक में हल्का सा हमने एक वो टीजर देखा हल्का सा। तो अब क्या बंबई में, चूंकि आप रहते हैं, आप फिल्म बनाने वालों का मिजाज भी जानते हैं, तो क्या ये फिल्म बनाने वाले भी अपना ईमान बदलेंगे उस वक्त के? साहब हमने जो कुछ किया सब कुछ गलत किया, अब हम सीधे रास्ते पर आ रहे हैं। देखिए, ये इसके लिए कहना तो बहुत मुश्किल है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि मुझे फिल्म जगत के लिए बहुत आदर है। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में ऐसी ऐसी प्यारी फिल्में देखी हैं जिनके गीत मैं अभी भी सुनते रहता हूँ, और उनकी स्टोरीज और स्क्रिप्ट देखकर मुझे अभी भी बहुत मजा आता है। और प्रगतिशील लोग, ये इन्होंने जो फिल्म जगत को समृद्धि दी, उसको आज नकारात्मक दिशा में जा रहा है। तो केवल उम्मीद की जा सकती है कि अगर 2024 में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए, तो हो सकता है कि कुछ फिल्म जगत के जो लोग हैं, जो एक केवल उनकी वाहवाही करने में और अभी पैसा बटोरने में लगे हैं नफरत के रास्ते से, वो शायद उन पर भी एक दबाव आए और उससे बेहतरीन फिल्में बने जो एकता का संदेश दें, सच्चाई को सामने रखें। ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में आप पैगाम के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि ये जिस किस्म का प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडे की शुरुआत हुई मीडिया को कंट्रोल करने से, यानी नॉर्मल अखबारात, टेलीविजन वगैरह को मीडिया हाउसेस खरीदे गए। हमारे सामने ताजी मिसाल एनडीटीवी के खरीदे जाने की है रवीश कुमार को एक तरह से नाकाम करने के लिए। अब ये बात आगे आते 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 बढ़ते बढ़ते पहुंच गई फिल्मों तक। अब आप ऐसे वक्त में, जबकि प्रोपेगेंडे के सारे टूल्स पर उनका एक तरह से कंट्रोल है काफी हद तक, लोगों को बहकाने, और इस मीडिया के कंट्रोल की बात मुझे एक बार फिर याद आ गई। मैं लोगों को बता दूं कि जब ये गाय के पेशाब पीने को पब्लिसाइज किया जा रहा था, मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं यूट्यूबर, उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये प्रमोट किया जाना था कि गाय के पेशाब पीने से बहुत फायदे हैं। उन्होंने वो जो एपी का पैकिंग आता है वो मंगा करके अपने अपने शीशे के गिलासों में सामने रखा, ये दिखाने के लिए कि हम पेशाब पी रहे हैं गाय का। और उन्होंने एपी पिया। आप लोग कोई भी बाजार से एपी लेकर के, वो पेशाब का कलर बहुत मैच करता है। तो जहां जहां इस तरह से लोगों को मिसलीड करने का इंतजाम किया जाता हो, उस जगह पर जहां गोबर खाने के लिए और पेशाब पीने के लिए तैयार कर लिया जाता हो लोगों को, ऐसे वक्त में आप लोगों को मशवरा क्या देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत में जो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, वो वैज्ञानिक सोच की रही है। वैज्ञानिक सोच की आप देखें, चारवाक हों, गौतम बुद्ध हों, बाद में संत कबीर हों, ये सब लोगों ने, और इवन भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, इन सब लोगों ने वैज्ञानिक सोच पर बहुत जोर दिया है। और ये एक बात और भी मेरी समझ में है, जो भी लोग समाज में बराबरी की तरफ जाना चाहते हैं, वो वैज्ञानिक सोच का सहारा लेते हैं। और जो समाज में गैर बराबरी रखना चाहते हैं, अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं, और वो गैर वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ये सरकार आने के कारण ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिक पदों पर ऐसे वैज्ञानिकों को बिठाया गया है जो गोलमाल करके सोच की तरीकों को विज्ञान के नाम पर, यानी अंधविश्वास को विज्ञान के नाम पर समाज सामने लाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि पूरा ज्ञान हमारा वेदों में है, जैसा पाकिस्तान में जैसे मौलाना लोग कहते थे कि पूरा ज्ञान कुरान में है। पहले ऐसे बाइबल में भी पूरा ज्ञान कहने वाले लोग थे। तो मैं कोई एक धर्म की बात नहीं कह रहा, कि जो भी धर्म के, जब भी समाज को पीछे ढकेलने की कोशिश है, वो इन लोगों द्वारा होती है जो वैज्ञानिक सोच का विरोध करते हैं। और वो अगर सरकार बदले तो निश्चित रूप से केवल राजनीतिक तौर पर बदलने के साथ साथ जो हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारा सिलेबस है, उसको पूरा वैज्ञानिक तौर पे ढालना, ये एक बहुत बड़ा काम रहेगा आने वाली सरकारों के लिए
आने वाले समाज के लिए, आने वाले विचारकों के लिए और आने वाले आपके जैसे यूट्यूबर्स और छोटे चैनल्स के लिए जो बड़े होना चाहिए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा काम सरकार नहीं कर सकती। जी। समाज में जो लोग सत्ता पे नहीं हैं पर विचारों में हैं, विचारों का प्रबोधन करते हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई के लिए लड़ें, वैज्ञानिक सोच के लिए लड़ें, बराबरी के लिए लड़ें, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ें। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें समय दे देते हैं उसके लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात पूरी तरह से रखना, एविडेंसेस के साथ, सबूतों के साथ, जिस तरह से ये सरकार एक तरह से छेड़छाड़ कर रही है इन फिल्मों के जरिए, इतिहास को ही उल्टा करके दिखा रही है, तो ये इससे होशियार रहने की जरूरत है। और फिर आप समझ लीजिए कि जो सरकार भूखे लोगों से भी अपने हक में नारा लगवाने की कला रखती हो, धर्म अंधविश्वास के नाम पर, वो हमें आपको पेट भरा हुआ नहीं देखना चाहती। जिसको ये फख्र हो कि हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि उसको कहना तो ये चाहिए कि हमारे लिए शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोग मजबूर हो गए 5 किलो अनाज के लिए। लेकिन ऐसा ये सरकार कर रही है, यानी सफेद को काला और काले को सफेद बना करके पेश कर रही है। होशियार रहने की जरूरत है, आंखें खोल करके। और देश का भविष्य, स्वतंत्र जो डेमोक्रेसीज होती हैं, वो जनता को ही फैसला करना होता है। सही सिमत में जाएं, सही सिमत में सोचें, अपने अपने आने वाली नस्लों के लिए भला सोचें, अच्छा सोचें। उसी के साथ मैं समझता हूं अक्लमंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।